डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका फ़िज़िक्स टीचर। ठीक है। अभी इससे पहले मैंने ज़ूम ऐप पे ये जो चैप्टर है आपका फोर्सेड एंड लॉज ऑफ मोशन ये बताया था, बट उस पे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे वो कनेक्ट नहीं हुए थे। ठीक है। और उसके बाद में ये कल की बात थी, आज भी कई स्टूडेंट कनेक्ट नहीं हुए और आज पुअर नेटवर्क होने की वजह से ना तो वीडियो जा रही थी ना ऑडियो, तो इसलिए अब मैं आपको वीडियो के थ्रू जो है ये बताऊंगा, मतलब ये चैप्टर्स पढ़ाऊंगा। ठीक है। और जब ज़रूरत पड़ेगी तो ज़ूम ऐप पे ऑनलाइन भी पढ़ा देंगे आपको। तो अभी ये इस वीडियो के थ्रू मैं आपको ये पढ़ाऊंगा, और जो भी टॉपिक आपका नहीं क्लियर होगा आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपको वो टॉपिक फिर से क्लियर करके बताऊंगा। ठीक है। तो इसमें देखिए ये जो चैप्टर है आपका, क्योंकि पहला चैप्टर ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, उसका पेपर भी हो चुका है, तो हम सेकंड चैप्टर की बात करते हैं। सेकंड चैप्टर है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इसमें पहला टॉपिक है आपका फोर्स। फोर्स क्या है? व्हाट इज़ अ फोर्स? तो फोर्स, एनी पुश और पुल इज़ नोन एज फोर्स। मतलब क्या कि कोई भी पुश या पुल जो होता है वो उसको हम क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। या फिर आप ये कह सकते हो फोर्स की एक और डेफिनेशन है, ठीक है, कि कोई भी ऐसा बाह्य कारक जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की कोशिश करता है। अ फोर्स इज़ एनीथिंग दैट ट्राइज टू चेंज फोर्स इज़ एनीथिंग दैट चेंजेस और ट्राई टू चेंजेस द शेप और पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है। मतलब फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप या फिर पोजीशन में या तो चेंज करता है या चेंज करने की कोशिश करता है। अब चेंज करता है और चेंज करने की कोशिश करता है, इसका क्या डिफरेंस है? इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो देखिए, जैसे मान लीजिए सपोज दैट आपके सामने एक बुक रखी हुई है, तो आपने अपने हाथ से उसे पुश किया, ठीक है, तो वो बुक क्या हो जाएगी? थोड़ी उसका पोजीशन चेंज होगा, पहले जिस जगह रहेगी उससे दूर होकर के कहीं और चली जाएगी। तो आपने उसके पोजीशन को चेंज कर दिया, तो यहाँ पे आपने जो है फोर्स लगाया, जिसकी वजह से उस बुक का पोजीशन क्या हुआ? चेंज हुआ। ठीक है। यहाँ एग्जांपल में आप देख रहे हैं जो बच्चा है, ठीक है, ये बच्चा ट्रॉली को लेके जा रहा है, तो किससे? फोर्स की वजह से लेके जा रहा है। ठीक है ना। यहाँ पे ये जो ड्रॉर है इससे इसका देखिए निकाला गया है, पुल किया गया है। ठीक है। ऐसे यहाँ पे देखिए हाथ से क्या किया जा रहा है, इस जो बॉल है उसको पुश किया जा रहा है। ठीक है ना। तो इसका शेप चेंज हो जा रहा है। स्प्रिंग का देखिए उसको फोर्स लगा करके उसका शेप चेंज किया गया। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो है शेप या फिर पोजीशन ऑब्जेक्ट का जो है वो चेंज हो रहा है। बट अगर आप किसी दीवार पे फोर्स लगाओ, ठीक है ना, तो आपको क्या लगता है कि दीवार अपनी जगह से मूव करेगी? नहीं, लेकिन आपने फोर्स तो लगाया ना। तो इसीलिए फोर्स की डेफिनेशन में है कि इट चेंजेस और ट्राई टू चेंज द पोजीशन और शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। अब अगला जो है, फोर्स के दो टाइप होते हैं बेसिकली। क्या क्या? एक बैलेंस्ड फोर्स, ठीक है, पहला क्या है? बैलेंस्ड फोर्स, और दूसरा क्या है? अनबैलेंस्ड फोर्स। तो हम एक एक करके बात करते हैं। पहले बात करते हैं बैलेंस्ड फोर्स की, कि बैलेंस्ड फोर्स क्या है। ठीक है। तो देखिए, व्हेन द नेट फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू ज़ीरो, देन वी सेड दैट दीज फोर्सेज आर बैलेंस्ड फोर्स। मतलब क्या? मतलब ये कि जैसे यहाँ पे देखिए एग्जांपल दिया हुआ है आपका, यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है, ये देखिए ये बुक रखा हुआ है, ठीक है, ये बुक है, और इस बुक पे एक फोर्स इधर से लगाया जा रहा है, ठीक है, लेफ़्ट से एक फोर्स लगाया जा रहा है, और एक फोर्स किधर से लगाया जा रहा है? राइट से लगाया जा रहा है। ठीक है ना। और इक्वल अमाउंट का फोर्स लगाया जा रहा है। तो जब इक्वल अमाउंट का फोर्स आप दोनों तरफ से लगाओगे तो आपको क्या लगता है कि ये बुक मूव करेगा? नहीं। मतलब अगर मान लीजिए आपने लेफ़्ट से 10 न्यूटन का और राइट से भी 10 ही न्यूटन का फोर्स लगाया है, तो ये बुक मूव करेगा? नहीं मूव करेगा। तो इस टाइप के फोर्सेस को जो इक्वल अमाउंट के होते हैं, और हमारा जो नेट फोर्स आता है, इसका नेट फोर्स क्या आएगा? वो ज़ीरो आएगा, मतलब इसमें कोई मूवमेंट नहीं होगा। तो ये आपका बैलेंस फोर्स का एग्जांपल है। वहीं पे अगला अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स क्या होता है? अनबैलेंस फोर्स में जो नेट फोर्स होता है आपका वो ज़ीरो नहीं होता। ज़ीरो नहीं होने का मतलब, जैसे यहाँ पे देखिए ये दो बच्चे हैं और ये दोनों क्या कर रहे हैं? इसको पुश करने की कोशिश कर रहे हैं और एक ही डायरेक्शन में पुश कर रहा है। ठीक है ना। तो ये क्या होगा? ये अपने पोजीशन को चेंज करेगा ऑब्जेक्ट। तो जब ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो जा रहा है तो यहाँ पे जो नेट फोर्स है वो क्या हो जा रहा है? वो ज़ीरो नहीं है, क्योंकि पोजीशन चेंज हो रहा है। तो इसलिए इस टाइप के फोर्स को हम बोलते हैं अनबैलेंस फोर्स। ठीक है।
अब इसमें जो अगला टॉपिक है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, लेकिन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को पढ़ाने से पहले मैं आपको जो है क्या बताऊंगा, इनर्शिया के बारे में, इनर्शिया और मास के बारे में, ठीक है। तो पहले तो आप मास तो आपको पता ही है किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या होता है, ठीक है ना। अ बॉडी, जो भी कोई बॉडी होती है उसके अंदर जो भी मैटर होता है वही उसका क्या होता है, मास होता है, ठीक है ना। और ये चेंज नहीं होता है, आपने पढ़ा होगा पहले भी। मैं आपको बताना चाहता हूँ इनर्शिया क्या होता है, ठीक है। तो इनर्शिया जो होता है, इट इज़ ए कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब ये किसी ऑब्जेक्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी, उसका गुण होता है, ठीक है ना। क्या गुण होता है कि इट अपोजेज द चेंज इन इट्स पोजीशन, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो अपने पोजीशन में जो अगर कोई चेंज हो तो उसका विरोध करता है। मतलब जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट के पोजीशन में है तो वो चाहता है कि वो रेस्ट के पोजीशन में ही रहे, और अगर ऑब्जेक्ट कोई मोशन में है तो वो चाहता है मोशन में ही रहे, ठीक है। तब तक जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं। जैसे आपके मतलब मान लीजिए कोई बुक रखी हुई है, जैसे मैंने बुक का एग्जांपल दिया, वो रेस्ट में है तो वो बुक जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा चाहता है कि वो रेस्ट में रहे, लेकिन जब आप उस पर अलग से अपनी तरफ से कोई फोर्स लगाते हो तो वो मूव करता है। ऐसे ही मान लीजिए आप क्रिकेट खेलते होंगे तो क्रिकेट में जब आप बैट्समैन किसी बॉल को हिट करता है तो बॉल मूव करने लगता है, तो वो बॉल हमेशा चाहता है कि वो मोशन में ही रहे, लेकिन वो रुक जाता है। क्यों? क्योंकि उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होता है। वो आप कहेंगे एक्सटर्नल फोर्स कौन सा है, तो बेसिकली वो एक्सटर्नल फोर्स जो है आपका फ्रिक्शन फोर्स है, ठीक है ना। जो फ्रिक्शन फोर्स ग्राउंड लगाता है उसके ऊपर, और एयर का जो एक फोर्स लगता है अपोजिट डायरेक्शन में वो भी है, फिलहाल उस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो कहने का मतलब मेरे ये है कि जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने पोजीशन में जो चेंज होता है उसका वो अपोज करता है। तो ये प्रॉपर्टी उसकी क्या कहलाती है, इनर्शिया कहलाती है, ठीक है। अब न्यूटन के फर्स्ट लॉ की बात करते हैं। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी यही है, न्यूटन ने भी यही कहा था कि इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ इन मोशन इट ऑलवेज वांट्स टू बी इन मोशन, एंड इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ इन रेस्ट इज इट ऑलवेज वांट्स टू बी इन रेस्ट अनलेस अनटिल और अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहेगा, और कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगा, तब तक जब तक कि उस पर कोई फोर्स एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए, ठीक है। चलिए, अब पहला लॉ हो गया आपका। अभी मैं आपको न्यूटन का सेकंड लॉ बताने जा रहा हूँ। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है? न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगाया जाता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब इसमें एक टॉपिक आता है मोमेंटम, कि मोमेंटम क्या है। तो पहले हम मोमेंटम पे बात कर लेते हैं और उसके बाद में फिर मैं आपको न्यूटन का सेकंड लॉ अच्छे से डिस्क्राइब करूँगा। तो मोमेंटम क्या होता है? देखिए, मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम होता है वो उसके मास m और उसकी वेलोसिटी v के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ठीक है ना। मान लीजिए किसी भी ऑब्जेक्ट का मास अगर स्मॉल m है और उसकी वेलोसिटी v है, तो मोमेंटम को हम p से डिनोट करते हैं, स्मॉल p से। तो स्मॉल p मोमेंटम p इज इक्वल टू हो जाएगा m इंटू वी के। देखिए यहाँ पे आपका लिखा भी हुआ है मोमेंटम p इज इक्वल टू m इंटू वी, यही आपका है मोमेंटम, ठीक है ना। बेसिकली ये किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को मेज़र करता है। मोशन को मतलब कि उस ऑब्जेक्ट में कितना मोशन है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें मास आपका फिक्स रहेगा किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो 1 किलो का 2 किलो का जितना भी हो, उसका मोशन जो है वी ही डिफाइन करेगा कि उसमें कितना मोमेंटम है। मतलब अगर वी की वैल्यू आप बढ़ाओगे, उसके मोशन को जितना बढ़ाओगे उस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम क्या होगा, उतना ही बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। तो ये है आपका मोमेंटम। तो अब हम बात करते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ की। न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया कि किसी भी ऑब्जेक्ट में जो फोर्स हम लगाते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, ठीक है। अब इसको इसका जो है वो मैथमेटिकल प्रूफ है आपके सिलेबस में, तो मैं अब इसका मैथमेटिकल प्रूफ आपको करके दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, लिखा हुआ है मैथमेटिकल फार्मूलेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन का मैथमेटिकल फार्मूलेशन कैसे करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मान लीजिए हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है, m है, ठीक है ना।
और वो किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है उसको हम बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि वो इनिशियल वेलोसिटी u से क्या कर रहा है, वो मूव कर रहा है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी u से क्या कर रहा है, वो मूव कर रहा है। ठीक है ना, और कुछ टाइम बाद आफ्टर टी टाइम, ठीक है ना, मान लीजिए टी टाइम बाद, ये जो टी टाइम है आप कुछ भी ले सकते हो, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 4 सेकंड, ठीक है ना। टी टाइम बाद जो उसकी वेलोसिटी होती है वो बदल जाती है, तो वेलोसिटी बदल जाती है, तो जो वेलोसिटी चेंज हो जाती है उसको हम बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी को हम मान लेते हैं कि वो v है, स्मॉल v है। ठीक है ना, आगे से याद रखिएगा जब कभी भी हम इनिशियल वेलोसिटी की बात करेंगे तो उसे स्मॉल u से आप रिप्रेजेंट करिएगा और फाइनल वेलोसिटी को स्मॉल v से। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का मास हो गया m, इनिशियल वेलोसिटी है u, फाइनल वेलोसिटी है v। ठीक है ना, तो चलिए अब ये बताइए इनिशियल मोमेंटम क्या होगा। इनिशियल मोमेंटम, अभी आपने देखा है मोमेंटम जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट, मान लीजिए इनिशियल मोमेंटम वो p1 है, उसको p1 से डिनोट करते हैं। p1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोमेंटम p इज इक्वल टू क्या बताया था मैंने, मास, तो मास ऑब्जेक्ट का क्या है, m है, तो यहाँ हो गया m इंटू इनिशियल वेलोसिटी लेंगे हम, क्यों, क्योंकि ये इनिशियल मोमेंटम है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है u, तो ये हो गया m इंटू u, तो इनिशियल मोमेंटम हो गया p1 इज इक्वल टू m इंटू u। ऐसे ही फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम को हम मान लेते हैं p2, तो p2 क्या हो जाएगा आपका, p2 इज इक्वल टू हो जाएगा मास, इसमें भी वही होगा मास इंटू वेलोसिटी, लेकिन वेलोसिटी इस बार क्या है, क्योंकि फाइनल मोमेंटम है तो हम वेलोसिटी फाइनल लेंगे, तो फाइनल वेलोसिटी हो गया आपका v। ठीक है ना, तो अब ये देखिए इनिशियल मोमेंटम और ये फाइनल मोमेंटम p1 और p2। अब मान लीजिए मुझे पता करना है चेंज इन मोमेंटम, कि मोमेंटम में बदलाव कितना आया, चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा आपका, p2 माइनस p1 होगा। ठीक है, p2 माइनस p1 कितना हो जाएगा, p2 की वैल्यू क्या है mv, माइनस p1 क्या है mu, तो ये आ गया mv माइनस mu। ठीक है ना, अब न्यूटन के सेकंड लॉ ने हमें क्या बताया था, हमने न्यूटन के सेकंड लॉ में पढ़ा है कि जो फोर्स होता है F वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो ये चेंज ऑफ मोमेंटम लिख दिया मैंने। और रेट का मतलब मैंने क्या बताया था, आपको बताया था कि रेट का मतलब होता है टाइम से डिवाइड करना, टाइम मैंने क्या माना है यहाँ पे, टी माना है, तो ये हो गया टी अपॉन टी। तो ये देखिए आया F प्रोपोर्शनल टू चेंज ऑफ मोमेंटम, तो मोमेंटम में कितना चेंज आया है, मोमेंटम में चेंज आया है mv माइनस mu, तो चेंज ऑफ मोमेंटम ये हो गया अपॉन टाइम क्या है t, तो देखिए F प्रोपोर्शनल टू हो गया। अच्छा ऊपर से हम m कॉमन ले सकते हैं, तो m कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा v माइनस u, ऊपर हो गया अपॉन नीचे क्या है ये t। ठीक है ना, तो ये हो गया F प्रोपोर्शनल टू m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी। अच्छा आपको पता है सिंस कि v माइनस यू अपॉन टी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a एक्सीलरेशन, याद होगा पहले चैप्टर में आपने पढ़ा था a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। तो हम क्या करेंगे F प्रोपोर्शनल टू m इंटू, ये देखिए v माइनस यू अपॉन टी, इस पूरे के जहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं, तो ये आ गया F प्रोपोर्शनल टू m इंटू a। अब आपको पता है कि हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, ये जो प्रोपोर्शनल का साइन है इसको जब हम हटाएंगे तो इक्वल का साइन लगा करके उसकी जहाँ हम एक कांस्टेंट मानते हैं, तो यहाँ हमने मान लिया वो कांस्टेंट क्या है k, तो यहाँ पे कांस्टेंट हो गया k इंटू m इंटू a। अब इस कांस्टेंट की वैल्यू हम मान लेते हैं लेट या सिंस k इज इक्वल टू 1, इस कांस्टेंट की वैल्यू हम अगर k इज इक्वल टू 1 मान लें तो f इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, k की जहाँ पे 1 रख देंगे तो f इज इक्वल टू आ जाएगा m इंटू a। तो ये f इज इक्वल टू m इंटू ये a, यही जो है आपका न्यूटन का सेकेंड लॉ का फॉर्मुलेशन है। ठीक है ना, न्यूटन के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो लगाया गया फोर्स, वैसे तो न्यूटन के सेकेंड लॉ में आपने ये पढ़ा था कि F प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंट, F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और यहाँ से हमने क्या देखा कि F इज़ इक्वल टू होता है F m इंटू a, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगाया गया फोर्स उस ऑब्जेक्ट के मास और उसमें जो एक्सेलरेशन उत्पन्न होगा उसके प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ठीक है, अब बाकी आगे का जो टॉपिक है इस पर उसे हम अगले टर्न पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जितना मैंने अभी पढ़ाया है आपको उसे अच्छे से पढ़िएगा, और अगर मान लीजिए कोई डाउट होता है तो उसे आप मुझसे पूछेंगे, कंसल्ट करेंगे। ठीक है।